आवत है। तोरा के स्कूल नहीं जाए का आज? माई आज स्कूल है। माई शादी के अगले दिन काम पर के चला माई। तो आज नहीं खिलेवी के बा तोरा एक दिन के छुट्टी में हमार 1500 की नुकसान हो जाये और हमरा के अपन नुकसान बर्दाश्त नहीं खे। चुपचाप जाए। हमार बेटी डाइन नहीं खे। एकदम सही कहानी ना हुआ। राहुल बेटी डाइन नहीं खे, डाइन से भी बढ़ के बा। हमरा स्कूल जाए के पड़ी, पर तू चिंता मत कर, हम यूं गई नहीं और यूं भाग के आए। और वैसे भी हम कोनो बॉर्डर पर थोड़े नहीं जाते कि हम जाके सही दे दी। अरे डायन भी साथ खा छोड़ के कुछ करे ले। लेकिन ये अपना पति के ही खा गई। लेके जाए अपनी डायन बेटी के इज्जत से। ऐसी भी। अब घर बैठे देखिए ऋचा दीक्षित और अंशुमान की भोजपुरी फिल्म, जानिए कब और कहां। एनडीटीवी के मुताबिक नई भोजपुरी मूवी एक बहू ऐसी भी की कहानी ऐसी है जिससे आपका कलेजा छलनी हो जाएगा। नई शादी, अभी हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा और पति की मौत। संसार उजड़ने के बाद भी ससुराल में बहू का फर्ज निभाना और ताने सहना, और फिर आखिर में विधाता ने जो किया वो देख आपका दिल भर आएगा। इसमें ऋचा दीक्षित, अंशुमान सिंह, रितेश उपाध्याय, निशा सिंह सहित कई कलाकार हैं। वर्ल्ड वाइड फिल्म्स प्रोडक्शन और मैडेज मूवी के बैनर तले बनी फिल्म एक बहू ऐसी भी का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर 7 सितंबर शनिवार को किया गया था। फिल्म का प्रसारण भोजपुरी सिनेमा और दंगल ऐप पर शाम 6 बजे से किया गया था। भोजपुरी के दर्शक इस फिल्म को दोबारा अपने परिवार के साथ मिलकर 8 सितंबर को सुबह 10 बजे से भी देख पाएंगे। इसकी जानकारी फिल्म के निर्माता प्रदीप सिंह, विनय सिंह, समीर आफ्ताब, मोनिका सिंह और प्रतीक सिंह ने दी है। प्रीमियर को लेकर उन्होंने कहा, यह हमारे लिए एक गर्व की बात है कि एक बहू ऐसी भी का वर्ल्ड प्रीमियर टेलीविज़न पर हो रहा है। हम दर्शकों को इस फिल्म के माध्यम से एक सशक्त संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जो सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक रिश्तों को बखूबी दर्शाती है। हमें उम्मीद है कि दर्शक इसे उतना ही पसंद करेंगे जितनी लगन और मेहनत से हमने इसे बनाया है। अक्सर भोजपुरी फिल्मों को बहुत ज़्यादा भड़काऊ माना जाता है। लोग भोजपुरी फिल्मों को सब परिवार देखने से डरते हैं, लेकिन इसी इंडस्ट्री में कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जिनकी कहानी लोगों के दिलों को छू जाती हैं। ऐसी ही एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है और इस फिल्म का नाम है एक बहू ऐसी भी। फिल्म की स्टोरी तो इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप फिल्म देखना चालू करोगे तो आप उसको स्किप भी नहीं कर सकते। बहुत मज़ेदार सैड फिल्म है, लेकिन बहुत दिलचस्प है। इस फिल्म की कहानी एक महिला की है जिससे एक लड़का घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करता है, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही लड़के की मौत हो जाती है और लड़के की माँ अपनी बहू के साथ ही जानवरों जैसा बर्ताव करती है। सारे जुल्म सहते सहते अपनी बहू होने का फ़र्ज निभाती रहती है, लेकिन तभी वो ऐसी मुसीबत में फंस जाती है कि उसे दूसरी जगह पर शादी करने पर मजबूर किया जाता है। एक बहू ऐसी भी वर्ल्ड टीवी प्रीमियर हो गया है और इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया है। फिल्म का टेलीकास्ट भोजपुरी सिनेमा और दंगल ऐप पर हुआ है, लेकिन जैसा कि डर था, फिल्म टीवी पर आते ही लीक हो गई और लोग इसका HD प्रिंट धड़ल्ले से डाउनलोड कर रहे हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रवीण कुमार गुड्डुरी हैं। फिल्म में ऋचा दीक्षित, अंशुमान सिंह, रितेश उपाध्याय, निशा सिंह, मनोज टाइगर, श्रद्धा नवल, सोनिया मिश्रा, रिंकू भारती, संतोष श्रीवास्तव और पुष्पेंद्र राय जैसे मुख्य कलाकार लीड रोल में हैं। इस फिल्म के राइटर इंद्रजीत एस कुमार हैं। संगीत साजन मिश्रा ने दिया है और फिल्म और गीत दुर्गेश भट्ट द्वारा लिखे गए हैं। भोजपुरी फिल्म एक बहू ऐसी भी का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस बहू की दास्तान सुनकर आपका दिल चकनाचूर हो जाएगा। भोजपुरी फिल्मों
अक्सर फुहरता का आरोप लगता रहा है। इसी वजह से इस इंडस्ट्री का काफ़ी नुकसान भी हुआ है। लेकिन इन दिनों कुछ ऐसी भोजपुरी फिल्में आ रही हैं जो न सिर्फ अपने टाइटल बल्कि कंटेंट के लिए भी एकदम अलग हैं। ऐसी है कि उन्हें किसी भी उम्र का इंसान देख सकता है। इसकी ताज़ा मिसाल भोजपुरी फिल्म एक बहू ऐसी भी है। इस फिल्म का ट्रेलर आउट हो चुका है। यह फिल्म सास बहू के रिश्तों पर आधारित है। इसमें ऋचा दीक्षित लीड रोल में है और बहू का किरदार निभा रही हैं। ट्रेलर देखकर समझ आ ही जाता है कि ऋचा ने शानदार तरीके से अपना काम किया है और इस रोल में गहरे तक उतरी हैं। वैसे भी भोजपुरी फिल्म एक बहू ऐसी भी की कहानी उनके ही इर्द गिर्द घूम रही है। यह फिल्म मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण है। फिल्म के निर्माता प्रदीप सिंह, विनय सिंह, समीर आफ्ताब, मोनिका सिंह और प्रतीक सिंह हैं, जबकि निर्देशक प्रवीण कुमार गुड्डूरी हैं। भोजपुरी फिल्मों की खास बात यह होती है कि इनके ट्रेलर की अवधि काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसा ही कुछ भोजपुरी फिल्म एक बहू ऐसी भी के बारे में भी कहा जा रहा है। इस भोजपुरी फिल्म का ट्रेलर 3 मिनट 56 सेकंड का है। इस ट्रेलर में मनोरंजन, इमोशन और रोमांस का मज़ेदार कटलेट है। फिल्म को लेकर निर्माता प्रदीप सिंह ने कहा है, भोजपुरी फिल्म एक बहू ऐसी भी का शानदार कहानी बनी है। इस फिल्म के जरिए हम दर्शकों को स्वस्थ मनोरंजन के साथ कला की बेजोड़ कृति पेश करने जा रहे हैं। इस फिल्म को सभी अपने परिवारजनों के साथ देख पाएंगे। भोजपुरी फिल्म एक बहू ऐसी भी का ऋचा दीक्षित के साथ अंशुमान सिंह, रितेश उपाध्याय, निशा सिंह, मनोज टाइगर और श्रद्धा नवल हैं। लेखक इंद्रजीत एस कुमार हैं। संगीत साजन मिश्रा का और गीत दुर्गेश भट्ट के हैं। यूट्यूब पर इस भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर पर फैंस खूब रिएक्शन दे रहे हैं। एक फैन ने लिखा है कि सुपर से भी ऊपर। किसी ने इसे सुपर्ब बताया है तो किसी ने रिलीज से पहले ही सुपरहिट कर ठप्पा लगा। एक बहू ऐसी की कहानी इतनी ज़बरदस्त है कि आप देखोगे तो सिनेमा घर में आपको पैसा वसूल नज़र आएगा। आप घर पर भी देखोगे तो आपको फिल्म स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी कि आप फिल्म बीच से स्किप करके छोड़कर नहीं उठ पाओगे। तो चलिए फिल्म की स्टोरी आपको अपने मुँह ज़बानी बताने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको फिल्म मिल जाए तो आप देखना ज़रूर। स्टोरी चालू होती है कुछ इस तरह से। जो ऋचा दीक्षित हैं, जो बहू का रोल निभाई हैं, वो उनकी और 2 बहनें और माँ बाप के साथ रहते हैं। ये बहुत गरीब परिवार है और ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है क्योंकि स्टार्टिंग इसमें यहाँ से होती है। इस पिक्चर की स्टार्टिंग होती है जब ऋचा दीक्षित स्कूल में पढ़ा रही होती हैं और एक जो इस फिल्म का सेकंड पार्ट हीरो है, वो हीरो उसका पीछा करते करते उसके स्कूल तक पहुंच जाता है और उसको देखता रहता है। जब वो उसको देखते रहता है तो साथ में ऋचा की जो दूसरी टीचर है, जो ऋचा की फ्रेंड भी हैं, वो ऋचा से कहती हैं कि वो फिर आ गया, वो तुमको देख रहा है। इस पर ऋचा इग्नोर करते हुए कहती हैं कि तुम ही जाओ, तुम्हारे लिए आया है। लेकिन वो बोलती है कि वो बेचारा रोज़ तुम्हारे पीछे पड़ रहा था, तुमको उसको सब सही सही बता देना चाहिए। लेकिन ऋचा कुछ नहीं बोलती, वो शांत रहती है। फिर अगले दिन फिर यही काम होता है। फिर वो लड़का पीछा करता करता वो देखता है कि ऋचा कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, सब उसके पीछे पीछे रहता है। और एक दिन पीछा करते करते दूसरे दिन उसके घर तक पहुँच जाता है। जिस मोहल्ले में ऋचा रहती है वहाँ तक तो पहुँच जाता है, लेकिन उसके घर तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए क्योंकि वो जिस गांव में पहुंचती है उस गांव से वो अचानक से चली जाती है, तो वो देख नहीं पाता कहाँ है। लेकिन वहाँ उसको अच्छा बेनिफिट ये होता है कि जिस स्टूडेंट को ऋचा पढ़ाती है वो स्टूडेंट। कहानी स्टार्ट होती है ऋचा के स्कूल से ही। ऋचा जब जा रही होती है तो वो लड़का उसका पीछा करते हुए फिर पहुंचता है। उस समय जो ऋचा की जो स्कूल की जो दूसरी टीचर हैं वो उससे कहती हैं कि तुम उससे बात करके सब क्लियर कर दो, वो अंधविश्वास में ना रहे।
तो ऋचा वैसे ही करती है। जब उसके पास पहुंचती है उसको अपनी कहानी बताना चालू करती है और वो बताते हुए कहती है, जब अपनी स्टोरी बताती है तो उसमें ऋचा के अलावा उसकी 2 छोटी बहनें हैं। ऋचा अपने माँ बाप की बड़ी लड़की है और पिता, जो ऋचा के पिता का रोल निभाए हैं, वो एक रिक्शा चलाते हैं। सुबह 4 बजे का उठकर रिक्शा चलाते हैं, रात को 8 बजे तक चलाते हैं, जिस वजह से उनकी तबीयत ख़राब रहती है। इसी बात की स्टार्टिंग से ही डांट लगाती है बेटी, और बेटी उनको वादा लेती है कि आप इतना काम नहीं करोगे, अपनी लड़कियों को बोझ मत समझो। तो लेकिन उसके पापा बहुत खुले माइंड के, वो बोझ नहीं समझते हैं। वो ये चाहते हैं कि मेरी लड़कियां गरीब घर में पैदा ज़रूर हुई हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं कि शादी करके हटा दिया जाए। वो उनको पढ़ा लिखा कर शिक्षित बनाना चाहते हैं और अच्छी डिग्री देना चाहते हैं। ऋचा अपना पढ़ लिख कर BSc कर चुकी हैं, वो अपनी पढ़ाई पे निपुण है। उसके बाद छोटी बहनें भी पढ़ाई की तैयारी कर रही हैं। तो ऋचा जब अपना फ्लैशबैक कहानी बताती हैं तो उस कहानी में वो स्टार्ट करती हैं कि जब वो ऋचा पढ़ाई कर रही होती हैं, उसी बीच जो ऋचा के हस्बैंड का रोल किए हैं वो कहीं से ऋचा को देख लेते हैं। वो गुपचुप खा रहे होते ठेले पे। उस ठेले पे जब खड़े रहते हैं तो गुपचुप वाला किसी काम की वजह से बोलता है 10 मिनट खड़े रहिए, मैं आ रहा हूँ। और वो गुपचुप के ठेले पे खड़े रहते हैं, फुल्की के ठेले पे खड़े रहते हैं। तब तक ऋचा अपनी बहन के साथ पहुँचती है फुल्की खाने, तो उन लोग उसको ही गुपचुप वाला समझ लेती हैं। लेकिन वो जो ऋचा के हस्बैंड का रोल किए हैं हीरो, वो ऋचा को देखते ही उन्हीं में खो जाते हैं और कुछ बोल ही नहीं पाते कि मैं ठेले वाला हूँ या नहीं हूँ, कुछ नहीं। उन लोग को गुपचुप खिला देते हैं। गुपचुप खा के वो दोनों चली जाती हैं और ये उनका पीछा करने लगते कि ये दोनों कहाँ जा रही हैं। जब पीछा करते उस गांव तक पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ऋचा तो कहीं गायब हो गई, दिखाई दे नहीं रही हैं। तभी उनको ऐसा लगता है, क्योंकि वो टीचर हैं, एक स्टूडेंट लोग को पढ़ाते हैं, वो सरकारी टीचर हैं, जो ऋचा के हस्बैंड है वो सरकारी टीचर हैं। तो वो पढ़ा रहे थे, लेकिन जिस लड़के को एक पढ़ाते हैं वो लड़का भी उसी गांव में रहता है। वो अपने सर को देख के उनसे कहता है कि सर आप यहाँ कैसे आ गए। तो वो बोलता है कि जो हीरो है वो बोलता है कि हम आ गए घूमते घूमते, ऐसे ही किसी का पता पूछ रहे हैं। और वो कुछ दिन पहले ही पंडित जी जो हैं वो अपने घर में अपने माँ बाप से अपनी शादी की बात कर रहा था कि माँ मेरी शादी करा, अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं सह रहा हूँ। लेकिन माँ है जो ऋचा की सास जो बनी है, वो 1 नंबर की लालची औरत है। पैसों का लालच उनको इतना ज़्यादा है कि वो अपने बेटे की शादी नहीं कर रही हैं। वो इसलिए नहीं कर रही हैं कि जब उनका लड़का का रिश्ता लगा तो उनको मुँह मांगी रकम 5 लाख मिल रही थी। उसके बाद 2 साल और रुके तो 5 लाख का 8 लाख हो गया। तब उनके अंदर लालच आ गया, उनके अंदर ये आया कि और रुक के करूँगी तो कम से कम 10 लाख 20 लाख मिलेगा। इसलिए उस रिश्ता आ भी रहा है तो शादी नहीं कर रहे हैं कि उनको थोड़ा और एज बढ़ाएं। तब इस पर लड़के को जब ऋचा पसंद आ जाती है तो वो अपने घर पे आता है और बोलता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और जिस दिन उसका पता चल जाएगा आप लोग को वहाँ जाकर शादी की बात करनी है। माँ तो मानती नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी बेटा के सामने उसका चलता भी नहीं है। उसके बाद ऋचा के हस्बैंड जो होने वाले हैं उन्होंने पंडित जी को, जो उस गांव के पंडित हैं, उनको भी ऋचा की फ़ोटो, जब फुल्की खा रही थी, गुपचुप खा रही थी ऋचा, उसी समय वो चोरी से फ़ोटो निकाल लिए थे। वो फ़ोटो पंडित जी को देकर बोलते हैं अगर इस लड़की का कहीं पता चलेगा तो हमें बता देना। तो इत्तेफाक यही होता है कि उस लड़की का पता चल जाता है। क्या करते हैं, जब पंडित जी, जिस पंडित जी को फ़ोटो दिए रहते हैं, उस पंडित जी को किसी दूसरे के घर शादी की बात करने परिवार वाले के साथ जाना पड़ता है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि जिस लड़की को फ़ोटो वो दिए हैं वही लड़की अपनी सहेली के घर आई हुई है जो शादी की बात है। जब उसका फ़ोटो पंडित जब अपने मोबाइल में चोरी से मिलाते हैं तब वो बाहर निकल के जो ऋचा के हस्बैंड है उनको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि जो तुम लड़की फ़ोटो भेजे हो वो लड़की हमें दिख गई है,
वो फलाने गांव में है। बोलते हाँ हाँ बस आप रहिए, मैं वेट करिए, मैं आ रहा हूँ। और वो वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद पंडित जी बोलते हैं कि देखो भाई, लड़की तो इसी गांव की है, क्योंकि जो जिस लड़की की रिश्ता देखने हम लोग आए हैं उस लड़की की सहेली है वो, तो यही गांव है। लेकिन घर कौन सा है ये हमें नहीं मालूम, घर का पता आपको लगाना। तो जो ऋचा का हस्बैंड है वो बोलते हैं अरे जब लड़की का गांव का पता चल गया तो लड़की का भी पता चल जाएगा। तब तक से एक लड़का छोटा सा बच्चा आता है और वो अपने सर को पैर छू के प्रणाम करता है। तो कहते तुम कौन? तो लगे अरे सर मैं हूँ, आप मेरे क्लास टीचर हैं। तो बोलते हैं अच्छा। तो पंडित जी से बोलते हैं कि आप फ़ोटो दिखा के इससे पूछो, उसको पता है इसी गांव का लड़का है तो पता होगा। जब पंडित जी फ़ोटो दिखाते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो दिव्या दीदी है, यानी ऋचा शर्मा का नाम इस फिल्म में दिव्या है। अरे ये तो दिव्या दीदी है, कहाँ है इसका घर? तो इसका घर तो मेरे जस्ट घर के बगल में है। अब उनको बहाना मिल जाता है उसके घर के, चलो भाई घर चलते हैं। पंडित को वहाँ विदा करते हैं, उस लड़के के साथ उसके घर निकल जाते हैं। जब घर पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ऋचा पहले से अपनी बहनों को पढ़ा रही होती है वहीं खाट पर बैठकर। और फिर ये भी अपने स्टूडेंट के घर पहुँचते हैं, पानी वानी करते हैं और बार बार ऋचा को देखते रहते हैं। जब पानी वानी हो जाता है तो उनको अपनी जो स्टूडेंट है उसके मम्मी पापा से बोलते हैं अरे इसके पढ़ाई वढ़ाई अच्छे नहीं है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो कितना मार्क्स आया था तुम्हारा? तो लड़का बोला 70%। तो उसके माँ बाप तो बोले 70% तो ठीक होता है ना सर। तो वो बहाना लगा के बोलते हैं 70% कौन सा ठीक होता है, 70% ठीक नहीं, क्योंकि उनको तो बहाना चाहिए था कुछ घर में पढ़ाए नहीं आ सकें और वो ऋचा को देख सकें। तो फिर माँ बाप को बोलकर राजी कर लेते हैं कि मैं इसको ट्यूशन दूंगा और आज से अभी से दूंगा। फिर वो पढ़ाने लगते हैं। तब तक ऋचा उठकर जब अपने घर कमरे में जाने लगती तो वो देखती है कि ये तो वही फुल्की वाला है जो मुझे और मेरी बहन को फुल्की खिलाया था। और वो पूछती अरे तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम तो फुल्की वाले हो ना। तो वो पूरा ऋचा को अपनी बात बता देता है कि नहीं ऐसी फुल्की वाली नहीं है, मैं आपको देखा तो आप ही में खो गया। उसके बाद वो डायरेक्ट पूरा आगे बढ़ के उनको प्रपोज ही कर देता है कि ऐसी ऐसी बात है, मैं आपको पसंद करता हूँ। तो ऋचा गुस्सा करती है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। पर ऋचा का जब कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो दूसरे दिन अपने माँ बाप को बोलते हैं कि मुझे वो लड़की पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है। घर में माँ तो तैयार नहीं होती, लेकिन माँ को तैयार करके लाते हैं कि माँ बोलती नहीं जहाँ दहेज मिलेगा वहीं हम शादी करेंगे। तो बेटा बोलता है कि शादी तो मैं इसी से करूँगा, नहीं तो पूरी जीवन कुंवारा रहूँगा। तो इस जगह फंस जाती है माँ। तो माँ को जो ससुर हैं, जो ऋचा के ससुर बनने वाले हैं, वो अपनी पत्नी को समझाते हैं कि चलो पहले देख लो, लड़की पसंद आएगी उसके बाद दहेज की बात किया जाएगा, पहले लड़की तो देख लो। अगर बेटा बोल रहा है तो लड़की देखने में क्या हर्ज है। तो वो लोग लड़की देखने जाते हैं। जब लड़की सब देख लेते हैं, सब बातचीत होना चालू हो जाता है, तब उसके बाद वो दहेज की बात निकालते हैं। तो लड़की के जो पिता हैं ऋचा सिंह जो रिक्शा चलाते हैं, वो बोले कि देखिए रही बात दहेज की, तो जितना मेरा सामर्थ्य है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूंगा, जितना मेरा सामर्थ्य होगा मैं बिल्कुल दहेज दूंगा। और मैं 3 लाख कैश और एक मोटरसाइकिल और बारातियों का स्वागत अच्छे से कर लूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उसकी सास तुनक के उड़ जाती है गुस्सा करके कि किस भिखारी फकीर के घर में हमको लेके आए हैं रिश्ता के लिए। मेरा लड़का, आपको समझ में आ रहा है कि मेरा लड़का सरकारी नौकरी करता है, सरकारी नौकरी की तनख्वाह इतनी रहती है। तो बोलती कि हाँ मुझे, बोलता है हमें मालूम है कि सरकारी नौकरी है। लेकिन सास जो है वो बहुत ज़्यादा अपने समधी को, होने वाले समधी को बेइज्जत करती है। बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरकारी नौकरी लड़के को इस भिखारन के साथ शादी कराने की। बहुत कुछ उटपटांग बोलती है और वहाँ से अपने बेटे को लेकर चली जाती है। लेकिन बेटे को तो ऋचा से प्यार हो चुका था, वो शादी उसी से करना चाहता था। और घर पर जबकि लड़की BSc कर चुकी है, उसके पापा बताते हैं जब घर में पहुंचते हैं तो वो अड़ जाती है कि नहीं हमें इस घर में शादी नहीं करना। लेकिन लड़का भी अड़ जाता है कि शादी मैं करूँगा वहीं करूँगा, और नहीं करूँगा तो किसी से नहीं करूँगा, पूरी जीवन कुंवारा रह लूँगा। जब ऐसा बोलता है तो माँ बाप सब डर जाते हैं। तब बाप अपनी बीवी को, या लड़के की माँ अपने माँ को उसके पापा समझाते हैं
कि देखो अभी तो तुम 40,000 सिर्फ लड़के का वेतन पा रही हो, कल को शादी करके बहू आ जाएगी, वो भी पढ़ी लिखी है और वो भी कमाएगी, तो दूसरे हाथ पे भी 40,000 लोगे। तो वो उसकी आंखों में चमक आ जाती है सास की और बहुत खुश रहती है, क्योंकि उस लालची तो एक नंबर की है पैसे की। वो खुश हो जाती है कि चलो बढ़िया है, हाँ एक हाथ में 40 एक हाथ में 40, चलो कर दो शादी। उसके बाद वो मान जाती है और शादी हो जाती है ऋचा की। ऋचा धूमधाम से शादी होता है, ऋचा अपने घर आ जाती है शादी के बाद। और जिस दिन शादी होकर आती है उसी दिन सास दरवाज़ा खटखटा के बोलती है, जब लड़का बाहर निकलता है तो बोलती है कि आज तुमको स्कूल नहीं जाना है क्या? तो बोलता है माँ आज तो मेरी शादी हुई है, कैसे आज ही स्कूल जाऊँ, कल ही तो मेरी शादी हुई है। तो बोलती है कि कल शादी हुई तो क्या आज स्कूल नहीं जाएगा, चल फिर से आएगा घर में तब बात करना, तू जा स्कूल जा। बोलते अरे माँ आज रहने दो, आज नहीं जा पाऊँगा। लेकिन माँ गुस्सा आ जाती है कि एक दिन की तनख्वाह 1500 कट जाएगी, नहीं तू जा। हालांकि सरकार में वेतन कटता नहीं है, लेकिन इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक दिन की तनख्वाह 1500 कट जाएगी। सरकारी में कहाँ वेतन कटता है, नहीं कटता, प्राइवेट कंपनियों में वेतन कटता है, पर इस फिल्म में दिखाया गया है कि उनका 1500 कट जाएगा। तो सास पीछे पड़ जाती है कि नहीं नहीं बेटा तुमको जाना है। माँ पीछे पड़ जाती है कि जाओ तुम, एक दिन का 1500 कट जाएगा, पैसा ख़त्म हो जाएगा, नहीं तुम जाओ शाम को आना। तब माँ की जिद के सामने उसकी नहीं चलती, वो जाता है अपनी बीवी से बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ स्कूल, अभी तो शाम को आऊँगा, लेकिन दोपहर में बहुत बार तुमको फ़ोन करूँगा, ठीक है। अपनी बीवी से बातचीत करके वो चला जाता है स्कूल पढ़ाने के लिए। स्कूल पढ़ाकर जब वो बोलता है, बीवी से बोला होता है कि आऊँगा तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सा गिफ्ट लेके आऊँगा। स्कूल से पढ़ा कर आने के बाद वो गिफ्ट लेता है दुकान से, और गिफ्ट लेकर जब घर की ओर आते रहता है तो बीवी से फ़ोन पर बात करते रहता है। बात करते करते आता है, फिर रोड पे जैसे पहुंचता है सामने से बड़ी गाड़ी आ रही होती है। उस गाड़ी से उसको ठोकर लगती है, बॉडी जोर से उछल के एक गाड़ी से टकराकर दूसरी गाड़ी पे गिरती है और वहीं उनकी डेथ हो जाती है। यानी शादी कल हुई, आज डेथ हो गई। जब बॉडी घर पहुंचती है तो सब लोग बहुत विलाप करते हैं। काफ़ी दर्दनाक है फिल्म, यहाँ पे सीन देखकर तो बहुत, लड़की के लिए बहुत दर्द लगता है। तो वो सब रोने लगते हैं, रोना पिटना होता है। उसके बाद बॉडी का दाह संस्कार किया जाता है। उसके बाद की प्रक्रिया है कि जो लड़की के माँ बाप हैं, ऋचा सिंह के जो माँ बाप हैं जो पिक्चर में, वो अपनी समधी से विदाई लेते हुए दूसरे दिन बोलते हैं कि हम लोग अब अपने घर जा रहे हैं। तब सास जो है उठती बोलती है रुको, और बहू को घर के अंदर से खींचते हुए बाहर लाती है और उनके सामने फेंक देती है कूड़े कचड़े की तरह। बहू अपने बाप के पैरों में गिर जाती है जाके। सास बोलती है तुम जा रहे हो, इसको भी लेके जाओ, ये कुलक्षणी जब से आई है, कल आई आज मेरे बेटे को खा गई। बहुत कुछ गंदा गंदा बोलती है, लेके जाओ। लेकिन बहुत उसका बाप गिड़गिड़ाता है, अरे आपके यहाँ शादी होकर आई है, आप बहू बनाकर नहीं तो नौकरानी बनाकर ही रख लीजिए। लेकिन सास कहाँ मानेगी, नहीं मानती। हम इसका क्या करेंगे, जब तुम्हारे लिए बेटी तुम्हारी बोझ लग रही है तो हम इस बोझ को क्या करेंगे रख के। तो बाप बोलता है मेरी बेटी मेरे लिए बोझ नहीं है। लेकिन ससुराल में लड़कियां शादी कर जाती हैं तो अर्थी वहीं से निकलती है। लेकिन अगर आप नहीं रखेंगी मेरी बेटी को तो मैं बिल्कुल शौक से अपनी बेटी को साथ लेके जाऊंगा। और वो अपने घर लेके चले आते हैं। घर में पूरे परिवार के साथ रहती है। ऋचा गुमसुम रहती है, दिन भर रोते रहती है। बहनें बोलती हैं चलो दिन भर क्या बैठी हो, गाँव घूम के आना। लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगता, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता। और बहनों के साथ बहुत ज़बरदस्ती बोलने पर वो गांव घूमने के लिए निकल जाती है। तो गांव घूमने का नतीजा जान रहे हैं। गांव वाले 4-5 औरतें एक जगह बैठी थी तो वो उल्टा पुल्टा ताना मारने लगती हैं। वो कहती हैं अरे इसकी सास इसको छोड़ दी है, मरा उसको हटा दी, जब जिस दिन ये बूढ़ी हो जाएगी तो इसको कौन देखेगा। ऐसा कुछ उटपटांग व्यंग वाला बात बोलते हैं। तो लड़की ये अपने घर आती है और रोने लगती है। और इन्हीं सब बातों पर विचार करते हुए वो सोचती है कि मैं अपने पापा के ऊपर बोझ बन गई हूँ, और वो फांसी लगाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो पंखे से कपड़ा बांध कर लटकने की कोशिश कर रही होती है, उसी समय उसकी एक बहन है जो खिड़की से उसको देख लेती है। वो बुलाकर अपने पापा को लेके आती है, माँ को लेके आती है। तब दरवाज़ा पे धक्का मारते हैं पिताजी, दरवाज़ा टूट जाता है। तब तक उसको
नीचे उतार लिया जाता है और समझाया जाता है। तब वो बहुत रोती है कि मैं आपके ऊपर बोझ हो गई हूँ। बाप बहुत समझाता है, तब वो शांत होती है। फिर देखते हैं कि अगले 2-4-10 दिन बाद जब बाप अपनी गाड़ी लेकर काम पर निकल रहा होता है, उसी समय ऋचा के जो सास ससुर बने हैं वो गाड़ी से आते हैं 4 व्हीलर से और दरवाजे पर रुकते हैं। उसे देखकर सास ससुर जो ऋचा के माँ बाप हैं वो बहुत दंग रह जाते हैं कि समधन यहाँ कैसे आ गए। तो वो बोलती है, समधन उतर कर गाड़ी से मेरी बेटी बहू से मुझे मिला दो, मैं बहू से मिलने आई हूँ। और फुसलाकर बोलकर अपनी बहू को अपने साथ ले जाती है। घर जैसे पहुँचती है, घर पहुँचकर बहू से बोलती है, मैं तुम्हें कोई बहुत प्यार नहीं करती हूँ, इसलिए लेके आई हूँ। वो उसके आँख पे बंधे पट्टी को मैं हटाती हूँ। मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मेरा बेटा तेरी वजह से मरा है, तो मेरे बेटे की नौकरी तू करेगी और उसकी सारी जिम्मेदारी तू उठाएगी। पैसा मेरे हाथ पर लाकर रखेगी, उसकी सारी जिम्मेदारी उठाएगी। और शाम को स्कूल से जब वापस आएगी, स्कूल जाने से पहले भी बहू का फ़र्ज़ निभाएगी। फिर दिन भर तो स्कूल में बेटे का फ़र्ज़ निभाएगी, अपने पति का फ़र्ज़ निभाएगी। और वहाँ से लौटने के बाद फिर किचन का काम धाम, घर का काम धाम, चूल्हा किचन सब करोगी और बहू का फ़र्ज़ निभाओगी। इसकी सास का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था। बहू ऋचा सिंह कुछ नहीं बोलती, ऋचा शर्मा वो चुपचाप रहती और रोते रहती है। सास जो का रोल जो की है बहुत गजब कंटाइन वाला रोल की है। वो चिल्ला चिल्ला के एकदम बेचारी आती है, उसका रोज़ का यही काम है। जो स्कूल से थक कर आती है तो घर पे आते ही खाना खाई नहीं खाई, खा लो, ऐसा कुछ सवाल नहीं। जब बर्तन पड़ा है उसको मांज देना, चल जा शाम का खाना तैयारी करना, ये उसके साथ रोज़ होता है। जो ससुर हैं ऋचा के, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन ससुर की चलती नहीं है। ससुर को खुद जो सास हैं, जो उनकी बीवी हैं, उनको कुछ नहीं समझती, इसलिए ससुर का कुछ नहीं चलता तो वो कुछ बोल भी नहीं पाते। उनको बुरा लगता है लेकिन वो बहू के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। और ऋचा कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप अपने घर का पूरा काम करती है। स्कूल से आने के बाद बैग घर में रख के पूरा काम करती है। सैलरी का दिन आता है, सैलरी मिलता है, वो लाके अपनी सास के हाथ में रख देती है, पूरा सैलरी पा जाती है। एक दिन ऋचा को स्कूल में थी, तभी उसकी बहन का फ़ोन आता है और वो बोलती है कि दीदी मेरे स्कूल की फ़ीस भरने के लिए 3000 रुपये चाहिए था, जब पापा का पैसा आएगा तो मैं आपको दे दूँगी उधारी। तो बोली कि ठीक है, तनख्वाह तो मिल गई है मेरे को, लेकिन मैं माता जी से मतलब सास से पूछ लूँगी, तब तुमको पैसा दूँगी, अपने मन से नहीं दे सकती। तो अब सास से जब इस बारे में बात करती, सास भड़क जाती, बोलती तुम्हारे माँ बाप के पैसा है जो तुम दे दोगी, ये नौकरी तुम भूलो मत कि ये नौकरी मेरे बेटे की दी हुई है, मेरे बेटे का किया नौकरी कर रही हो तुम, और इसलिए तुम अपनी जिम्मेदारी उठा रही हो, लवारिसों को पालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो जब ऋचा दूसरे दिन स्कूल जाती है तो स्कूल में जब रहती है वो उसी समय उसकी बहन का फिर फ़ोन आता है। तब वो फ़ोन पे बोलती है, बहन तू बुरा मत मानना, मैं सास से बात की थी, सास मना कर दी पैसे के लिए, इसलिए मैं नहीं दे पाई, मैं तुमको पैसा नहीं दे पाऊँगी। तो बहन बोलती है कि अरे दीदी हम पैसा मांगने के लिए फ़ोन नहीं किए थे, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और पापा किसी की बात सुन नहीं रहे, आप घर पे आकर प्लीज़ देखिए। तो ऋचा कहती है ठीक है, क्या हो गया पापा को? बोलती कि तुम घर आकर देखो पहले। ऋचा अपने स्कूल में हेड मास्टर से 2 घंटे की छुट्टी मांगती है और स्कूटी से ही, जो उसके पति की स्कूटी रहती है उसी स्कूटी को ऋचा भी चलाती है। स्कूटी को लेकर वो चले जाती है अपने मायके। वहाँ पापा को समझाती जाती है कि नहीं इतना काम मत किया करो। वो 24 घंटे में 8 सुबह 4 बजे से उठकर रात के 8 बजे तक कंटिन्यू गाड़ी चलाते हैं, इस वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इसी को ऋचा अपना कसम वसम दे के मना करती कि आपको शाम तक घर आ जाना है उजाले में ही, इतना काम नहीं करोगे आप। तो अपनी बेटी की बात मान लेता है, बोलता है ठीक है मैं इतना काम नहीं करूँगा, और वो वापस आ जाता है। बोलता है कि मैं 6 बजे तक आ जाऊँगा, मतलब आ जाऊँगा। तो बोली ठीक, उसकी सब बात मान लेते हैं जब पिताजी, तब बोलती है मैं चलती हूँ, जा रही हूँ। जब वो स्कूल चली जाती है, स्कूल से अपने घर जब जाती है तो घर पर फिर उसकी सास वही काम
चलो किचन भांडा करो, चाहे वो करो वो करो, सारा काम में लगा देती है। वो सारा काम करती भी है। दूसरे दिन सुबह होता है, फिर उठती है, सारा घर किचन का काम करती है। बोलती है कटहल वटहल कटा है, सब्जी बना देना, नाश्ता बना देना और दोपहर का खाना भी बना के तब तुम यहाँ जाना। ये महारानी, उसका नाम ही महारानी रखी है। तो बोलती ठीक है मम्मी, मैं करके जाऊँगी। और पूरा काम करके उफ नहीं करती, चली जाती। जब जा रही थी स्कूटर चालू करती थी, स्कूटर चालू नहीं होता। तो वहीं जो ऋचा हैं उनके नंदोई, जो कि घर जमाई बने बैठे हैं, नंदोई बैठे होते हैं, ससुर बैठे होते हैं, और सास भी एक दूसरी तरफ खड़ी रहती है। तो वो बोलती है ऋचा कि अरे पता नहीं स्कूटी चालू क्यों नहीं हो रहा है। तो ससुर बोलते हैं नंदोई से, बेटा जाओ देखो तुम तो क्यों चालू नहीं हो रहा है। तो आके जब नंदोई चेक करते हैं तो बोलते हैं कि अरे इसमें पेट्रोल ही नहीं है, तो चलेगी कैसे। तो सास एकदम ताव में आती है। सास चिल्ला के बोलती है अपनी बेटी से, जरा डायरी लेकर आ तो, कब इसके स्कूटी में पेट्रोल भराया गया था देखें। तब चेक करती है तो बोलती है कि यानी पूरा हिसाब लेती, 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना, तो इतना तेल लगेगा। तो रोज़ उस हिसाब से हफ्ते भर का तेल भरवा देती हूँ मैं। तो तुम्हारा गाड़ी अभी 2 दिन और चलना था, तो तेल कैसे ख़त्म हो गया। इस पर ऋचा कहती है मम्मी मेरी बहन का फ़ोन आया था, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो बुलाई थी देखने के लिए, तो चली गई थी, इसीलिए तेल लग गया। तो उसको बहुत कुछ बाल खींच कर उसको बहुत कुछ खरे खोटे सुनाती है। सास जो है बहुत बहुत बुरा बोलती है। वो रोकर चुप रह जाती है, कुछ बोलती नहीं। एक दिन बहू इसी तरह से जो लड़का के वो पूरा अपने स्टोरी बताई रहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं विधवा हूँ। वो लड़का उनके घर पर रिश्ता लेकर चला आता है अपने माँ बाप को, और खुद आता है। तो उन लोग को लगता है कि ये रिश्ता उनकी ननंद के लिए आया है। जो एक ननंद की शादी है जिसका आदमी घर जमाई बन के बैठा है, एक छोटी ननंद है, उसकी शादी के लिए रिश्ता आया। तो वो बोलता है नहीं आप गलत मत समझिए, जो लड़के का बाप है वो बोलता है कि नहीं ये रिश्ता आपकी बहू के लिए है। तो सास एकदम तिलमिला जाती है, क्योंकि उसको तो बहू की शादी करनी ही नहीं है। बहू की शादी कर देगी तो पैसा चला जाएगा दूसरी जगह। तो उन लोग को समझी जो आए रहते हैं उनको बहुत गंदा बोलती और वहाँ से भगा देती है। जब वहाँ से वो लोग चले जाते हैं और जाते समय लड़का बोलता है आप कितनी स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए अपनी बेटी के साथ, बहू के साथ ऐसा सब कर रही हैं। तो वो फिर उल्टा पुल्टा बोलते रहती है। फिर ये लोग चले जाते हैं वहाँ से। फिर जब सास कमरे में घुसने लगती है तो ये सारी बातें ऋचा चाय लेकर आ रही होती है, तो वो सारा सुननी होती है। तो ऋचा का बाल खींच के बोलती है स्कूल पढ़ाने जाती है कि ये सब गुलछर्रा उड़ाने जाती है। तो उस पर वो बोलती नहीं माँ मैं कुछ नहीं करती, मैं कुछ नहीं, मैं इस लड़के को समझाई थी, मैं इसको बोली थी मेरा पीछा मत कर, मैं इसको सारी बातें बताकर ये भी बताई थी कि मैं विधवा हूँ। उसके बाद भी पता नहीं कैसे रिश्ता लेकर चला है, लेकिन सास कहाँ माने। वो पूरा खरी खोटी बहू को सुना रही है और उसको मार भी रही है। वो रोते रोते ऋचा ऊपर छत पर चली जाती है। वहाँ पास उसके ससुर आते हैं, उसको बहुत समझाते हैं और बोलते हैं कि मत रो बेटा, मैं तेरी सास के सामने तो मेरा कभी कुछ चला ही नहीं। जिस दिन छोटी वाली ननद की शादी हो जाएगी तुम्हारी, मैं उस दिन ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो ससुर को ऐसा रोते देखकर वो भी बहुत रोती है। बोलती है कि पापा आप ही तो हैं जिसको मैं पापा समझती हूँ, मेरे पापा की कमी मुझे महसूस नहीं होती है। आप यहाँ से चले जाएंगे तो मैं किसके भरोसे रहूँगी। और ये कहानी आगे चलती जाती है। फिर एक दिन ऋचा छत पे नंदोई बैठा था, नंदोई को अपनी भाषा में समझाती है कि आपको घर जमाई बनकर नहीं रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपकी भी एक बेटी है, आपकी बेटी आपको हीरो समझती है। हर पिता अपनी बेटी के लिए हीरो होता है, तो आप ऐसा क्या काम कर रहे हो कि आप उसके लिए हीरो हो। मेरे पापा तो रिक्शा चलाते हैं, वो पढ़ाई लिखाई वो चाहते हैं कि मेरी बेटियाँ पढ़ लिख कर ग्रेजुएट हो जाए, ताकि कल को कभी भी कोई मुसीबत पड़े तो उनके ऊपर आँच ना आए। लेकिन आप क्या कर रहे हो। आपके माँ बाप तो आपकी शादी किए तो आप घर जमाई बन गए, लेकिन आप अपनी बेटी, आपको घर मिल गया, लेकिन आप अपनी बेटी की शादी करेंगे तो अपनी घर जमाई को अपने घर कैसे रखेंगे। आपने क्या बनवाया है, अपने लिए कुछ किया है। ऐसा कहकर कुछ इनडायरेक्टली उसको समझाती है तो उसकी बुद्धि खुल जाती है और वो कामकाज करना चालू कर देता है। और ससुर से कहता है आप मुझे दामाद नहीं, आप मुझे अपना बेटा समझिए।
जैसे वो अपने बेटे को हक से कुछ काम के लिए बोलते थे, वही हक से मेरे से भी बोलिए। ससुर बहुत खुश होता है अपने दामाद का ये बात सुनकर। ये कहानी इस तरह चलती रहती है। और जो लड़का हीरो है उसको दूसरे दिन फिर जब स्कूटी पर ऋचा जाती है स्कूल, वो फिर रास्ते में दिखता है तो उसको ऋचा बहुत बुरा बोलती है कि तुमको मैंने सारी कहानी बताई थी, उसके बाद तुमने रिश्ता लेकर घर पे कैसे पहुंच गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरा पीछा करना छोड़ दो, मैं एक विधवा हूँ और मैं कहीं शादी नहीं कर सकती। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है और लड़का जो है वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब एक दिन ऋचा बोलती है अपने ससुर से, पापा रिंकी जो छोटी वाली ननंद है उसकी शादी के लिए कि प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कोई वहीं पास में रिश्ता है, अगर आपको समझ में आए तो आप जाके बात कर लीजिएगा। तो ससुर जो है वो बोलता है ठीक है बेटा, देखते हैं कल। और उन लोग जाते हैं, शादी की बात करते हैं, शादी फाइनल भी हो जाती है। क्योंकि शादी में ये केस है कि जिसके साथ ननंद की शादी हो रही है उनके घर में उनकी बूढ़ी माँ है, जो समधी बनने वाले हैं उनकी बूढ़ी माँ है, जो दूल्हा है उसकी दादी मतलब बहुत बीमार हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरे पुत्र की शादी हो जाए और मैं बहू देख लूँ, उसके बाद ही मैं ठीक हो पाऊँगी। तो इन लोग इसीलिए शादी के लिए बहुत जल्दी में हैं। तो जब शादी तय डेट तय हो जाती है, शादी के लिए बारात आती है, जब दरवाजे बारात पहुँच जाती है तब उन लोग को पता चलता है कि उनकी जो बेटी है छोटी वाली ननंद, वो कहीं घर बड़ा सा लेटर छोड़कर घर छोड़कर भाग गई है। जब ये बात ऋचा को पता चलती है, जब वो चिट्ठी पढ़ती है तो वो देख के दंग रह जाती है। और ऋचा जब चिट्ठी पढ़ रही तो उसी समय उसकी बड़ी ननंद आ जाती है जिसका आदमी घर जमाई है। वो आ जाती है तो बोलती है भाभी यहाँ क्या खड़ रही हो, चलो बाहर बारात आ गई है। तो वो जब चिट्ठी पकड़ाती है तो वो भी चिट्ठी पढ़ के दंग रह जाती है। तब तक सास आती, सास कहती है बाहर बारात आके खड़ी है, तुम लोग यहाँ खड़े हो, पढ़ाई लिखाई में लगे हो, चलो बाहर निकलो जल्दी चलो। तब उसको जो बेटी है वो सारी बात बताती है कि रीना कहीं भाग गई। तो अपना माथा पकड़ के बढ़ जाती है, बोलती है अरे बाप रे, हम लोग किसको मुंह दिखाएंगे, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। बहुत कुछ अपना जो सीन डायलॉग चलता है वो पूरा चलता है इसमें। तो उसमें बाहर उन लोग जो ऋचा के पिताजी का रोल किए हैं वो अपने समधी से कहते हैं अब इसका एक ही यही हल है कि हम हाथ जाके जोड़ दें लड़कों के सामने और उनसे कह दें कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि लड़की कहीं चली गई है बिना बताए। तो उन लोग ऐसे ही करते हैं और दोनों जो ऋचा के ससुर हैं वो और ऋचा के पापा दोनों जाते हैं लड़के वाले के पास और हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, जिस लड़की से आपने शादी की बात की थी वो लड़की घर पर नहीं है, वो कहीं चली गई है, तो हम शादी नहीं कर पाएंगे, हमें क्षमा कर दिए। लेकिन जो लड़के का पिता है वो बोलता है कि लेकिन हमें तो शादी करनी है। तो वो बोलते हैं कि अरे भाई तो शादी कैसे करोगे, जब लड़की ही नहीं तो किसे शादी करोगे। तो बोलते हैं हमने सुना है कि आपकी एक बहू है जो जल्द ही शादी के अगले ही दिन विधवा हो गई, तो आप उसकी शादी कर दो। इसलिए क्योंकि अगर आप शादी नहीं करोगे, मेरी माँ जान रही है कि मैं बहू लेने आया हूँ और जानेंगी कि मैं बहू लेकर नहीं आया हूँ तो उनको कुछ हो जाएगा, इसलिए आप इसकी शादी कर दीजिए और मैं आपकी बहू को स्वीकार करता हूँ। जब ये बात समधी जाकर अपनी बीवी को बताते हैं तो बीवी फिर तिलमिला उठती है क्योंकि उसको तो पैसा चाहिए होता है। लेकिन ससुर इस बार अड़ जाते हैं। ससुर बोलते हैं ठीक है तुम पैसा ले लो, जिस तरह जवान बेटे को खो दी ना उसी तरह से मेरा भी मरा मुँह देखोगी। फिर सास क्या करती, इमोशनल हो जाती है, वो कुछ चाह कर भी नहीं कर पाती। सास फिर वापस जाती है और अपनी बहू को बोलती है, ससुर से पहले तो ये अपने आदमी से बोलती है कि कैसे बहू कैसे राज़ी होगी शादी के लिए। तो बोलती तुम्हारी सब बात मानती हूँ, तुम बोलोगी तो राज़ी हो जाएगी। तो वो जब जाती है बहू से बोलती है कि उस दिन जो लड़का शादी के लिए आया था घर पर हमने उससे भगा दिया था, अगर हमने उसे नहीं भगाया होता तो क्या तुम मुझसे शादी करती। तो ऋचा कहती है माँ आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं, मैं विधवा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, शादी के बाद विधवा हूँ, मैं किसी और पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती, मैं शादी नहीं करूँगी। तो सास कहती है नहीं लेकिन तुमको शादी करनी पड़ेगी। वो पूरी बात बताती है कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, लड़का का बाप बोल रहा है कि नहीं आपकी बहू से ही शादी कर लेंगे। तो बहू नहीं मानती, ऋचा नहीं मानती, लेकिन सास उसके पैर पर गिर जाती है कि नहीं
हमारे घर की इज्जत रख लो। जब सास पैर पर गिरती है तो वो सास को उठाकर अपने गले से लगा लेती है, बोलती ठीक है माँ, जैसे आप बोलोगे वैसा करूँगी। और उसको पूरा सजा दिया जाता है दुल्हन के जोड़े में। उसका जो जल्दी शादी का जोड़ा था वो फिर से अपना पहन लेती है और शादी की में आकर मंडप पर दूल्हे के बगल में बैठ जाती है। जब शादी का मंत्र अभी स्टार्ट ही होता है तब तक जो छोटी वाली ननद है उसको लेकर आता है कौन, वो हीरो जो ऋचा से शादी के लिए उसके घर गया था और सास ने भगा दिया था। वो ऋचा की ननद को, छोटी ननद को लेकर आता है और वो बोलता है आपकी शादी की जिससे करना चाहते थे आपकी वो असली दुल्हन यहाँ पर है। तो सब लोग घर वाले दौड़ कर जाते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे हो गया। तो बताता है कि अरे आप ना ही पूछो तो बेटर है, ये ऐसे गैंग में फंस गई थी जहाँ पर ऑनलाइन जो सब बोलते हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसको ऑनलाइन पैसा लेकर बुलाया गया था, चलो हम भाग चलें। इसका सारा पैसा गहना जेवर सब इससे छीन लिया गया और ये मूर्ख लड़की, मैं घर वाले को कैसे फेस करूं, मैं सब बर्बाद कर दी, पापा का नाक काट दी, ये सोचकर ये डूब कर मरने जा रही थी। तो मैं किसी तरह वहाँ पहुँच गया और मैंने इसको बचा लिया। तो लीजिए आप इस लड़की को संभालिए। तो लड़की रोने लगती है। तो ऋचा जो है वो मंडप से उठती है और अपनी छोटी ननद के पास जाती है, उसे गले से लगा लेती है और जो समधी हैं और जो दूल्हा है उससे बोलती है कि आपकी जो बहू है वो आ गई है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप अपनी बहू को स्वीकार करें। तो ससुर और जो बेटा है वो दोनों मान जाते हैं, ठीक है, और उनकी शादी होने लगती है। उसके बाद जो ऋचा है वो बोलती है कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ, जोड़ा उतार दूँगी। तो जो सास है, सास कहती है रुक जाओ, और वो कहती है मैं अपने स्वार्थ में पागल हो गई थी, मैं अपने स्वार्थ की खातिर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी, आगे से बढ़कर आई अच्छे रिश्ते को ठुकरा रही थी, नहीं तुम्हारी शादी इससे ही होगी। अगर ये इससे होगी शादी तो क्या ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरे बेटे का फ़र्ज़ नहीं निभाएगा। तब लड़का हीरो जो है वो बोलता है कि बिल्कुल मैं भी समझूंगा कि मैं कृष्णा हूँ, मेरी यशोदा और देवकी दोनों मैया हैं और मैं दोनों परिवार को, दोनों माँ बाप का सेवा करूँगा। इसी तरह से ये शादी जो हीरो के साथ है ऋचा की संपन्न होती है और फिल्म का एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी बहुत अच्छी है, आप थिएटर में देखने को मिले। थिएटर में तो अभी लगे नहीं है, लेकिन अगर टीवी पे देखना चाहें, चाहे आप दंगल ऐप पर देखना चाहें तो देख सकते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है इस फिल्म की, आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वैसे मैं रोज़ वीडियो 4:30 बजे, जो फिल्म की वीडियो है 4:30 बजे अपलोड कर देती हूँ। तो आप मेरे चैनल पर आते हैं तो आप रोज़ एक वीडियो ज़रूर देख पाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक लाइक दे दीजिए। ओके, बाय बाय।